ठीक। थैंक यू। हाँ। अच्छा, हमको भी ध्यान नहीं रहा। खड़े हो जाइएगा तो ले लेंगे। हाँ। तो वो। हाँ, ठीक है। आ गए। आई थिंक विल स्टार्ट। एजाज साहब, शुरू कर रहे हैं, है ना? आ ही गए मोटे मोटी। आई थिंक कपल ऑफ मोर दिल कम बाय। शुरू करें, आप लोग मोटा मोटी आ गए लगभग सब लोग। शुरू करने से पहले, मेरा नाम ताजदार अमान है, और जैसा कि प्रोफेसर अमजद साहब ने बताया, मैं एक संस्था से हूं जिसका नाम स्किल्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग है। मेरा जो मेजर काम है वो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ और जो अभ्यर्थी होते हैं जो भविष्य में जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? वो स्किल्स जो आपको पढ़ाई से, यानी आपके शिक्षा जो है आपके बुक्स उससे नहीं मिलता है, लेकिन वो कौशल जो आपके रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होता है। शुरू करने से पहले मैं अमूबा का धन्यवाद देना चाहता हूं। अमूबा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों का एक संगठन है, जो जिम्मेदारी समझता है कि जिस समाज से हम आते हैं, जिस विश्वविद्यालय ने हमें शिक्षा दिया और जिस समाज से हम आते हैं, हमारी कर्तव्य है कि हम उस समाज को वापस करें जब हम अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। इसी के तहत अमूबा जो है, जो भूतपूर्व छात्रों का संगठन है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, ये बहुत सारे सामाजिक कार्यों को करता है। जैसे कुछ स्कूल्स हम लोग चलाते हैं जहाँ फ्री बच्चों का शिक्षा दिया जाता है। स्वास्थ्य से लेके कैंप्स लगाते हैं जहाँ लोगों के स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो दी जा सके। ऐसे जगहों पे जहाँ स्लम्स हैं या जहाँ लोग उन अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का को नहीं पा पाते हैं, वहाँ हम लोग डॉक्टर्स और इस तरह के कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं। और जो शिक्षा का हमारा जो डिपार्टमेंट है, उसको यहाँ हमारे बैठे सज्जन एजाज हुसैन साहब हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा जो संगठन का जो शिक्षा का जितना भी हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं वो वही देखते हैं। और हमारे महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली, उनको उनको आपने सुना। और उन्होंने 3 टॉपिक पे बात की। समय, हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि समय का प्रबंधन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय संसाधन का हम उपयोग बेहतर अपने जीवन में कैसे कर पाएं, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें और कुछ टेक्निक्स बताई। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रेस, तनाव के बारे में बात किया। तनाव क्यों होता है और तनाव को हम कम अपने जीवन में कैसे कर कर सकते हैं। और विवाद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विवाद सिर्फ हमारे मित्रों में नहीं, हमारे परिवार में भी हो सकता है। विवाद हम जिस संस्था में रहते हैं वहां से भी हो सकता है। और बहुत अहम बात जो उन्होंने बताई, विवाद हमारे खुद में भी हो सकता है, यानी सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो हम विवादों को कैसे सुलझाएं और उससे आगे कैसे बढ़ पाएं, इसी बात को आगे ले जाते हुए आज जो हम बात करेंगे, या मैं जो बात करूंगा, वो इंटरव्यू से संबंधित बात करूंगा। और थोड़ा इसमें ये आपके भविष्य में काम आएगा, क्योंकि आप सब लोक सेवाओं के अभ्यर्थी हैं, यानी आप लोक सेवाओं परीक्षाओं को देंगे, चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो देश के नेशनल स्तर का हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई अन्य पीसीएस हो। इन जो परीक्षाएं होती हैं उनके 3 बहुत डिस्टिंक्ट स्टेज होते हैं: प्री, मेंस और इंटरव्यू। और जब तक आप इन तीनों को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं। तो जो अंतिम पड़ाव आपका होता है, इस सफर का जो पुल आपको पार करना पड़ता है, उस पुल का नाम इंटरव्यू होता है। आ, अक्सर देखा गया है कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, यानी बिहार या ऐसे राज्य जो बिहार है, यूपी है, यहाँ के बच्चे इंटरव्यू में कम स्कोर करते हैं रिलेटिवली, अगर देखा जाए। क्यों कम करते हैं, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक इंटरव्यू में किन चीजों की ज्यादा ध्यान रखना होता है, या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इंटरव्यू में कामयाब बनाती है। ठीक है।
शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि अपने अपने जगह पे थोड़ा खड़े हो जाएं, है ना। और हम जो बोलेंगे वो करना है ना। जब हम बोलेंगे ताली बजाना है तो ताली बजाना है। जब हम कहेंगे दायां हाथ ऊपर करना है तो दायां हाथ ऊपर करना है। ये दायां हाथ है, नहीं ना, बायां है, दायां ऊपर करना। जब बायां बोलेंगे तो बायां करना है ना। क्लैप। ठीक है, एक एक बस कर लेना है। क्लैप। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 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 क्लैप, है ना। अटेंशन बस देख रहे हैं कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्लैप, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, क्लैप। अब उल्टा करना है, जब हम राइट बोले तो लेफ्ट उठाना है, जब लेफ्ट बोले तो राइट उठाना है। क्लैप में क्लैप ही करना है। क्लैप, लेफ्ट। हाँ, कितने लोग गलत किया है ना। राइट। अब आप दोनों में से कोई एक तो गलत है ना। कौन गलत है? मैडम गलत है ना। उल्टा करना है, ध्यान देना है क्या बात। राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। कहाँ ध्यान दे रहा हो। क्लैप। चलो बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। अच्छा, आप में से कोई आदमी मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है। अगर चयन ही करना है और किसी के बुद्धिमत्ता पे ही चयन करना है, यानी हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों लेते हैं? ताकि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको हम सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो बौद्धिक रूप से जब हमको बेस्ट कैंडिडेट ही करना है तो प्री किए, मेंस किए, एक और मेंस ले लो, ठीक है। इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ जाती है? पर्सनालिटी का हम क्या करेंगे? तो फिर क्लर्क में पर्सनालिटी का टेस्ट क्यों नहीं करते हो? एसएससी में पर्सनालिटी का टेस्ट क्यों नहीं करते हो? यूपीएससी में ही क्यों करते हो? बीपीएससी में ही क्यों करते हो? नहीं नहीं, हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्लर्क में क्यों नहीं करते हो, यूडीसी में क्यों नहीं करते हो, एलडीसी में इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो? हाँ, क्यों नहीं रिक्वायर्ड, हम यही पूछना चाह रहे हैं। पब्लिक डीलिंग होती है, एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि एक सिविल सर्वेंट को आम लोगों से मिलना होता है, बातें करनी होती है, ठीक है, एक अच्छी बात है। और क्या कारण है? अच्छा, अक्सर आप अगर अब ध्यान दीजिएगा तो किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी सर्विसेज के, चाहे वो बैंकिंग में ही ले ले, बैंकिंग का भी कुछ लोग तैयारी करते हैं, अगर आप लोग होंगे तो पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है ना। यूपीएससी बीपीएससी में भी आप अगर देखिएगा, सिविल सर्विसेज में भी, तो नाजिर, यूडीसी, एलडीसी, इन लोगों का इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन एसडीएम का, डिप्टी कलेक्टर का, कलेक्टर का, इन लोग का इंटरव्यू होता है ना। तो ऐसा क्या अलग हो जाता है जिसके लिए इंटरव्यू लेना पड़ता है? सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता उसके लिए उपयुक्त नहीं है। भाई एग्जाम से क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने तेज हैं, कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या फर्क हो जाता है जॉब प्रोफाइल में जिसके लिए इंटरव्यू लेना पड़ता है? एक, क्या नाम है आपका? हाँ, अनुरोध। हाँ हाँ, ठीक है। डील करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? डील करने के लिए, क्या बोला आपने? बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? रोहित। निर्णय लेना पड़ता है। आप देखिएगा किसी भी इंटरव्यू वाले जो जॉब्स हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, उसके जॉब प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि उसके अपने काम करने के दौरान बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं और उस निर्णय का व्यापक असर पड़ता है। जब अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें किसी अधिकारी ने निर्णय लिया कि लाठी चलाओ, गोली चलाओ, उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ तो परिणाम हुआ। अच्छा या बुरा पे हम नहीं कह रहे हैं, उसका परिणाम यह हुआ कि वो पूरा जो मूवमेंट था वो उग्र हो गया। अगर वहां पे उस तरह का शायद निर्णय नहीं लिया जाता तो ये प्रोटेस्ट उग्र नहीं होता। तो वहां पे किसी अधिकारी ने निर्णय लिया जिसका कुछ नतीजा निकला। अच्छा या बुरा पे हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके निर्णय लेने का अधिकार था, इसलिए तो निर्णय लिया, ठीक है। क्या वो सिपाही निर्णय ले सकता था लाठी चलाने का? नहीं। निर्णय कौन ले सकता था? एक मैजिस्ट्रेट ले सकता था। इस तरह का निर्णय कभी भी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या उसके ऊपर के अधिकारी ही ले सकते।
तो जो सबसे जरूरी चीज होता है अधिकारियों का, खास करके आप इंटरव्यू जिसमें भी एग्जाम में देखिएगा तो वो एक अधिकारी का चयन हो रहा होता है, और अधिकारी निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अब आप कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी इससे जानते हैं, इससे हमको पता चल पाएगा कि आप निर्णय अच्छा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हमको आपसे मिलना पड़ेगा, है ना। दूसरा इन्होंने कहा पब्लिक डीलिंग है, आपको रोजमर्रा में कई लोगों से मिलना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, उनके समस्याओं को समझना होगा, सुलझाना होगा। इसके लिए सिर्फ आपका बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपकी संवाद की क्षमता कितनी अच्छी है ना। क्योंकि आप संवाद करेंगे, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हम पेन पेपर से आपका जान सकते हैं? नहीं जान सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपसे मिलना पड़ेगा, है ना। एक अधिकारी स्वतः नेतृत्व भी करता है, अपने डिपार्टमेंट का लीडर होता है। कलेक्टर जिला का लीडर है, एसडीएम अपने अनुमंडल का लीडर है ना। तो हर व्यक्ति जो अधिकारी लेवल पे होता है वो अपने डिपार्टमेंट का नेतृत्व कर रहा होता है। एक सचिव होता है ना, संयुक्त सचिव होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये किसी न किसी कार्यालय, किसी न किसी डिपार्टमेंट के क्या होते हैं? लीडर होते हैं। तो उनमें क्या होना चाहिए? नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। तो क्या नेतृत्व की क्षमता की जांच हम पेन पेपर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको हम कैसे करेंगे? क्या क्लर्क लीडर होता है? क्या एलडीसी नाजिर लीडर होता है? नहीं। उसको जो काम दिया जाता है वो काम उसको कर लेना है, उसको नेतृत्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जिस तरह के जॉब प्रोफाइल में जाएंगे उसमें निर्णय लेना, नेतृत्व करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा बहुत स्ट्रेस को हैंडल करना। आप जिस तरह के जॉब में लोक सेवाओं में जाएंगे तो वहां जैसा इन्होंने सर ने कहा कि आप पे बहुत दबाव रहता है। इस तरह का दबाव क्लर्क, ड्राइवर, नाजिर, प्यून, चपरासी पे नहीं रहता है। दबाव किस पे रहता है? अधिकारियों पे रहता है। तो उस तनाव, उस दबाव को आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, उस तनाव दबाव में आप सही निर्णय ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये हम आपको रिटन एग्जाम से हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू लेना जरूरी हो जाता है, आपसे मिलना, आपसे बात करना जरूरी हो जाता है। और इंटरव्यू में, खास करके इस तरह के इंटरव्यू में, आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच नहीं हो रही होती है, उसका 2 लेवल पे जांच ऑलरेडी हो चुका रहता है। जितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है सब इतने बौद्धिक रूप से सक्षम होते हैं कि उन कार्यों को वो कर पाए, है ना। छोटा सा क्लासरूम है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बौद्धिक क्षमता, आप जितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा जो प्री और मेंस करके जाता है, सब इक्वली केपेबल है उस जॉब को करने के लिए अपने बौद्धिक क्षमता के लेवल पे। अगर कोई कमी है तो वो क्या है? आपकी जो अपनी आंतरिक कौशल है। कौन से कौशल? जो आपको व्यक्तित्व आपका दर्शाता है, आपके आचरण, आप ईमानदार हैं या नहीं है, आप निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप तनाव में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो कौशल है इसकी जांच इंटरव्यू में की जा रही होती है। बौद्धिक जांच आपकी हो चुकी होती है मोटा मोटी। हाँ, लेकिन आखिर इंटरव्यूअर आपसे बात क्या करेगा, है ना। तो वो बात करने के लिए कई बार आपसे, आपके एकेडमिक से, आपके जीवन से, वर्ल्ड स्टेज से, है ना, जनरल अवेयरनेस से, इनसे सवाल पूछता है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। और आपके जो बाकी जो कौशल है उनकी समझ उनको तभी आएगी जब आप उससे बातचीत करेंगे। ये हमारे दोस्तों में भी होता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में एक विचार बनाते हैं। कैसे? उसके आव भाव, उसके पहनावे से। लेकिन जब हम उससे और बात करते हैं तब समझ में आता है कि व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, ये मेरे विचार का व्यक्ति है या नहीं है। आप रोजाना दर्जनों लोगों से मिलते हैं लेकिन दोस्ती और संबंध कुछ ही लोगों से बनाते हैं। क्यों? जब तक आपका विचार उससे नहीं मिलता है। इंटरव्यू में आपके उन्हीं कौशल का जांच हो रहा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें 3 चीजों का
बात होती है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहते हैं 3 C's ऑफ इंटरव्यू की हम लोग बात करते हैं, है ना। 3 C's क्या है? जब एक इंटरव्यूअर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका एक होता है, जानते आप क्या है, नॉलेज यानी कंटेंट की जांच कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा, वो आपके संवाद की क्षमता देख रहा होता है, और तीसरा, वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को देखता है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप जब लोक सेवा में एक डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के रूप में या ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके निर्णय देश के भविष्य को तय करेगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप में उतना आत्मविश्वास है कि नहीं, कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को आप कैरी कर सकें या उसकी जिम्मेदारी उठा पाए या नहीं उठा पाए। तो जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तब वो 3 चीजों को देखता है। पहला, जैसा हमने कहा, कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है? कंटेंट में अगर हम कहें तो हमारे सारे कंटेंट जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है? जो पहला कैटेगरी होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल क्वेश्चन। कौन सा सवाल? निजी सवाल, जो आपसे संबंधित होता है। क्या आपका और इनका निजी सवाल एक हो सकता है? नहीं। क्या जवाब एक हो सकता है? नहीं। तो निजी सवालों का जवाब एक नहीं होता है, और निजी सवाल सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है। हम लोग कहते हैं जो पहला सवाल होता है वो इंटरव्यू का बीज होता है। अक्सर वो आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। ये क्या है? इंटरव्यू का बीज है। अब उस बीज से पेड़ पनपना शुरू करता है। आपसे उसने पूछना, आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कहा है, आपने कहा ज्योग्राफी। अब वो पेड़ का एक ब्रांच ज्योग्राफी की तरफ निकल सकता है। अब वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने कह दिया कि वो बैंकर हैं। अब वो एक ब्रांच उस पे निकल सकता है, आपकी हॉबी पे ब्रांच निकल सकता है। आपसे पूछा कि आपको कौन से टॉपिक पसंद है, आपने कहा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक ब्रांच निकल सकता है। यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कोई पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं होते हैं, आप ही सवालों के जननी होते हैं। ज्यादातर जो सवाल उत्पन्न होते हैं इंटरव्यू में वो आपके जवाब से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए तैयारी जो इंटरव्यू की होती है वो बहुत पर्सनल होती है। कई बार इस तरह के इंटरव्यूज को पर्सनल इंटरव्यू भी कहा जाता है। ये सामूहिक इंटरव्यू नहीं है। आप मिल करके मेंस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप मिल कर करके इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो जरूरी नहीं है कि इनसे पूछे जाएंगे। मेंस में सबसे एक ही सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सबका वही टेक्निक होता है कि अगर एक सही तो 4 नंबर, एक गलत तो 0.25 कट जाएगा या -1 हो जाएगा। इस तरीके के सबके लिए नियम कायदा एक होता है। इंटरव्यू में ऐसे असेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, इनसे सिर्फ 10 सवाल पूछे जाएंगे। आपको लगेगा हमारा इंटरव्यू आधा घंटा चला है तो हमको 100 में 80 नंबर आएगा, मालूम है आपको 40 नंबर आ गया। इसका 10 मिनट इंटरव्यू चला, इसको 80 नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे 10 मिनट में ही समझ में आ गया कि ये लड़की इस जॉब के लिए उपयुक्त है। अब हम अपना समय क्यों खराब करेंगे, जाओ बेटा घर जाओ। हमें आधे घंटे में भी समझ में नहीं आया, हम कंफ्यूज रह गए कि आखिर तुम हो क्या, आपको नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे पहली तैयारी इंटरव्यू की होती है उसे हम लोग कहते हैं कंटेंट की तैयारी। आप आखिर बात क्या कीजिएगा, वो आपसे बात क्या करेगा जब तक आप उसको जवाब नहीं देंगे। तो हमें कंटेंट की तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है। तो पहला कंटेंट जो होता है वो होता है अपने बारे में। आपको पसंद क्या है, आपको नापसंद क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपने बारे में आप बताइए। जैसे आप, मैम खड़े हो जाइए, अपने बारे में बताइए। हो जाइए खड़े। हम्म। अपने बारे में बताइए। सबको, हमें नहीं, क्लास को बताइए। फिर हमें मत बताइए, मुड़ जाइए आप, क्लास को बताइए। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, हाँ। अपने बारे में क्लास को बताइए। फिर हमको देख रही हैं आप, हम तो है ही नहीं क्लास में। हाँ।
चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बैठिए, थैंक यू। है ना, ये एक एग्जाम्पल है, हम इस पे वापस आएंगे। आप उठ जाइए पीछे, ब्लैक टी शर्ट, हाँ, अपने बारे में बताइए। बैठ जाइए आप। हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, अब हुआ क्या? क्या आप अपने बारे में नहीं जानते हैं? जानते हैं, है ना? सब लोग अपने बारे में तो जानता होगा, कौन है, क्या है, हॉबी क्या है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, माँ बाप का नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं। इतना बेसिक जानकारी कौन नहीं जानता है अपने बारे में? लेकिन आप क्या बता पा रहे हैं? क्यों नहीं बता पा रहे? क्यों नहीं बता पा रहे? ठीक है, अब अगर आज के डेट में आपका इंटरव्यू हो जाए तो क्या होगा? हम जानते हुए भी उस इंटरव्यू में स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप बहुत अच्छा प्री और मेंस स्कोर कर लीजिएगा, इंटरव्यू आपको फाइनल स्टेज के पार नहीं ले जा पाए। तो सबसे पहला, इंटरव्यू में हम लोग बोल नहीं पाते हैं, एक, क्योंकि हम कंटेंट की तैयारी नहीं करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी नहीं करते। तो सबसे पहले जो तैयारी आपकी होनी चाहिए वो आपके खुद के बारे में होना चाहिए, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमें क्या पसंद है, हम क्यों यूपीएससी या लोक सेवा में आना चाहते हैं, अगर हम कलेक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनल क्वेश्चंस है उनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, एकेडमिक्स, या आपने अगर वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ काम किया है, क्योंकि बहुत सारा सवाल आपके विषय से पूछा जाएगा, जो विषय आपने मास्टर्स में या स्नातक में पढ़ा होगा, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा होगा, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो तीसरा कैटेगरी होता है वो हम लोग जॉब और सेक्टर से कहते हैं। जॉब और सेक्टर मतलब क्या? आखिर ये सेवाओं में एक आईएफएस है वो क्या काम करेगा, एक आईएएस है वो क्या काम करेगा, एक आईआरएस है वो क्या काम करेगा, लोक सेवा होता क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, सरकारें कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। और जो चौथा कैटेगरी होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इनसे। तो ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक मिलके क्या बनता है आपका कंटेंट। ठीक है, तो आपको जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, अरे यार अब मेंस होगा तभी तो इंटरव्यू का शुरू होगा। जबकि कंटेंट एक ऐसा चीज है जिसकी तैयारी आप लगातार कर सकते हैं। लास्ट एक महीने 15 दिन मेंस हो जाए तभी तैयारी करें, ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो है वो बिल्ड होता है। हम लोग कहते हैं नॉलेज कैसे बिल्ड होता है? जब हम किसी चीज को सीखते हैं, लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं और रिपीट करते हैं, तब हमारा नॉलेज बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे प्रोफेसर साहब ने कुछ चीजें बताई, आप लोगों ने सुन तो लिया, लेकिन अब रिवाइज कैसे करेंगे? क्योंकि किसी के पास कोई नोट नहीं था, किसी के पास कोई पेन पेंसिल नहीं था, तो नोट्स तो आपने बनाए नहीं, तो रिवाइज तो आप करेंगे नहीं। तो अगले 3 दिन में आप भूल जाएंगे कि ऐसा कोई चीज पढ़ाया गया था। एक हफ्ता में आप प्रोफेसर साहब का नाम भी भूल जाइएगा, और 10 दिन के बाद आप ये भी भूल जाइएगा कि ये जो 3 लोग आए थे वो किस संस्था से आए थे, क्योंकि सीख तो लिया लेकिन रिवाइज और रिपीट नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने किसी भी ऐसे टूल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपका रिवीजन हो सकता था, है ना? यानी आप एक रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए? आपको नोट्स चाहिए। क्या आपने उस पिछले 1 घंटे में एक नोट्स भी बनाया, 4 वर्ड भी लिखा? अब आप कहिएगा कि हम लोग इतने विलक्षण बुद्धि के हैं कि जो 1 घंटा में हुआ वो सब हमारे दिमाग में छप गया है, तब तो फिर आप लोग यहाँ बैठे हुए नहीं मिलने चाहिए थे, आप लोग अभी कोई ना कोई नौकरी करते हुए मिल जाते हैं, है ना? तो यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप उतने विलक्षण बुद्धि के भी नहीं हैं, है? तो लर्न, रिवाइज और रिपीट में रिवाइज और रिपीट तो आपका खत्म। तो लर्निंग में कहते हैं हम लोग कि हमेशा रिवाइज और रिपीट करना चाहिए। तो जो नॉलेज बिल्ड होता है वो कोई एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, कई दिनों में बनता है। तो इंटरव्यू की तैयारी ऐसी जरूरी नहीं है कि जब आप मेंस क्लियर हो जाए उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करना
शुरू करें। आप इन पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपने इंटरव्यू या अपने बारे में इस तरह के नॉलेज को आप एकत्रित कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू में काम आए। अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से पे आते हैं। हम जानते तो बहुत हैं, अक्सर लोग कहते हैं सर हम जानते हैं, लेकिन जब हमसे पूछा जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? कोई कारण होगा? क्या कारण है लगता है कि क्यों नहीं बोल पाते हैं हम लोग? हेजिटेशन होता है, बोलने का अभ्यास नहीं होता है, झिझक होता है। अच्छा, झिझक क्यों होता है? ठीक है, झिझक होता है। झिझक क्यों होता है? तो लो कॉन्फिडेंस क्यों है, झिझक क्यों होता है, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्या हम नहीं जानते हैं अपने बारे में? जानते हैं, लेकिन फिर भी झिझक क्यों है? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, इतना तो बोल दो कि बगल वाले को सुनाई दे दे। हाँ, दीप्ति। ठीक है, तो दीप्ति, अब मेरा नाम दीप्ति कुमारी है, कि आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्यों? इसको नहीं मालूम है कि ग्रेजुएशन की है या किस कॉलेज से की है, कहाँ घर है, क्या माँ बाप का नाम है ना, क्या इसका हॉबी है, क्या पसंद है, इसको नहीं मालूम है। क्यों नहीं बोल पाई? झिझक क्यों हुआ? ठीक है, वही हम कह रहे हैं। तो आखिर अच्छा बोल क्यों नहीं पाई? कोई एक तो कारण होगा। उसका कारण होता है डर। क्या होता है? डर। झिझक कहां से पैदा होता है? डर से। और डर किस बात से पैदा होता है? कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, है ना? है ना, वो हमारे बारे में क्या जानेगा, या हमारी जानकारी का दूसरा व्यक्ति क्या इस्तेमाल कर लेगा। बहुत सारे डर होते हैं। डर क्या पैदा करता है? झिझक को। अच्छा, अब ये डर जो जजमेंट का होता है, ये हमारे हर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, अक्सर बिहार, यूपी, ये क्षेत्र में आमतर ये बच्चों में इस तरह का डर और झिझक होता है। उसका एक इन्होंने ये भी बोला, अभ्यास। हम जिस शिक्षा प्रणाली से आते हैं, उस शिक्षा प्रणाली में किताब, कॉपी, एग्जाम, इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं होता है। बल्कि यहां तक के हमारे समाज में है, मेहमान के सामने बोलोगे चुप रहो, है ना, है, भीड़ में बोलोगे है चुप रहो। यानी हमको पूरा समाज जो होता है वो बचपन से लेके 22 साल की उम्र तक हमको चुप कराता है, बोलने नहीं देता है। फिर उसके बाद बोलता है अरे तुम बोलवे नहीं करते हो, पूरा जिंदगी तो हमको बोलने नहीं दिए, अब जब बारी आया तो अब हमसे कह रहे हैं बोलना शुरू कर दो, तो कैसे बोल लेगा? तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे शिक्षा प्रणाली की गलती है कि वो पूरा जीवन हमको बोलने से रोकता है, और जब बोलने की बारी आती है तब हम इतने बड़े हो चुके होते हैं, हमारा दिमाग इतना अभ्यस्त हो चुका है, होता है नहीं बोलने से, कि हम बोल नहीं पाते। हम आपस में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अगर इन दोनों को बैठाल दिया जाए अपने रूम में तो 2 घंटा बोलेगी ये सब, है ना, चुप्पे नहीं होगी। लेकिन सामने बोलने बोल दिया जाए 4 आदमी के तो घिग्गी बन जाएगा, है ना। डर, संकोच, झिझक, ये क्या करता है? हमें बोलने नहीं देता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बोलिएगा ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कौन है? आपके व्यक्तित्व का पता क्या आपके बिना बोले चल जाएगा? नहीं, हम जादू हैं, माथा पे हाथ रखेंगे आपका सारा बात हमारे दिमाग में आ जाएगा। पीके हैं, हाथ पकड़ लेंगे कि हम जान जाएंगे आपका भाषा भी नहीं ना। उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और बोलना भी ऐसा पड़ेगा कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वही मेरे कानों तक आए और हम भी वही समझे। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं और वो बात हमको कुछ और समझ में आ रही है तो क्या वो संवाद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं, क्या भाषा संवाद है? आपको हिंदी बोलने आता है, आपको अंग्रेजी बोलने आता है, क्या अंग्रेजी संवाद है? नहीं। क्या हिंदी संवाद है? नहीं। अगर आप अपने विचार हिंदी में व्यक्त करते हैं और मुझे समझ में आ जाता है तो क्या वो अच्छा संवाद कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो कई बार हम इस भ्रम में भी रहते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। यानी जब भी आपको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल सीखो तो आप पहुंच जाते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में ना। अंग्रेजी बोलना संवाद थोड़ी है। हमारे इस राज्य के 90% लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। अब वो कलेक्टर अंग्रेजी बोल करके आएगा जाएगा,
बेगूसराय में आप बोलेगा कि हे व्हाट आर यू डूइंग, तो का वो किसान कहेगा चच्चा रहे दब, है ना, नईखे बुझात, उधर भोजपुरी में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाषा कम्युनिकेशन नहीं है। तो फिर आखिर संवाद है क्या? क्या है संवाद? एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ लेना। तो विचार व्यक्त करना और विचार समझना, ये दोनों संवाद। अगर हम समझने में दिक्कत है तो भी हम अच्छा संवाद नहीं करते हैं। इस पे बहुत ज्यादा हमारे प्रोफेसर अमजद साहब ने डिस्कस किया था, जिसको हम लोग लिसनिंग स्किल्स बोलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट में भी काम आता है। यानी सुनने के कौशल भी संवाद का हिस्सा होता है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर हम बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक लाइन में अगर बोले तो विचारों को व्यक्त करना और विचारों को समझना, इस प्रक्रिया को हम संवाद कहते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर को अपनी बात नहीं समझा पाए तो क्या फायदा उस जानकारी का? कोई फायदा है? कोई फायदा है? दीप्ति जी, दीप्ति है ना, क्या नाम है, दीप्ति, क्या अगर आप समझा नहीं पाइएगा अपने विचार को तो कोई फायदा है आपके नॉलेज का, आपके जानकारी का? क्या आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। और विचार को व्यक्त करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स में हम इंसानों ने इस हजारों सालों में दो तरीका सीखा है अपने विचारों को व्यक्त करने में। क्या हमने इनको बोला खड़े होने के लिए? कैसे खड़ा हो गया ये? तो क्या संवाद के लिए आवाज या भाषा की जरूरत है ना? संवाद बिना भाषा, बिना आवाज के भी कर सकते हैं। तो संवाद हम इंसान दो तरीके से करते हैं। एक मौखिक या भाषाई रूप से बोल के, जिसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरी जो हम लोग कम्युनिकेशन संवाद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या आप कैसे बैठे हैं ये बता रहा होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप किस तरह के व्यक्ति हैं, या आपका शक्ल बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना? तो इसीलिए संवाद में दोनों बहुत जरूरी चीज होती है। यानी आप बैठे हैं और आपके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है इस लेक्चर में, लेकिन आप अंदर से हो है कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब हमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, हमको लगेगा यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जबकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो असल में प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हम लोग हजारों साल पहले इंसान इंसान बना है ना। हम अब धार्मिक और इस कारणों में नहीं जाते हैं, लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी कहता है कि हम लोग बानर थे, दुम वाले, है ना। फिर हम लोग इंसान बने। इंसान बने तो फिर बोलना भी सीखें। जब हम लोग बोलना सीखें और ये बोलने सीखने की जो क्षमता इंसानों में डेवलप हुई, यही हमको दूसरे जानवरों से अलग कर पाया, क्योंकि अब हम अपने विचार बहुत लोगों तक आसानी से फैला सकते थे। तो जो चीज हम नया सीखते थे वो सारे इंसानों को हम सिखा पाते थे, जो दूसरा जानवर नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा विकास बहुत तेजी में हुआ। तो इंसानों का विकास तेजी में होने का एक वजह था कि हमने बोलना सीखा, हमने भाषा डेवलप किया। लेकिन हम लोग सीखते सीखते कुछ ज्यादा आगे निकल गए। ज्यादा आगे निकल गए मतलब हम झूठ बोलना सीख लिए, है ना। तो अब हम कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा लगा यहाँ आ कर करके, जबकि हम कह रहे थे हम गधावा सब था, पूरा 1 घंटा हमारा खराब किया, है ना। लेकिन हम भाषा का क्या इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मन में क्या चल रहा है, ये गधा सब हमारा 1 घंटा खराब किया। अब आप कैसे समझिएगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो इंसान भाषा तो डेवलप किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डेवलप कर लिया, यानी वो झूठ बोलना भी सीख लिया। फिर उसको काउंटर करने के लिए इंसान ने दूसरा भाषा सीखा, जिसको कहा गया बॉडी लैंग्वेज। अब हम आपके एक्सप्रेशन, आपके आव भाव, आपके हरकतों से समझना चाहते हैं कि आपके शब्द और आपके दिमाग में जो चल रहा है विचार, वो दोनों एक है या नहीं है। ठीक है, इसलिए भी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है। और इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उसमें से एक आदमी पूरी टाइम यही देख रहा होता है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बेटा फेंका फेंकी चलता है इंटरव्यू में। आप जाते हैं सीख करके, क्या क्यों बनना चाहते हैं, लोक सेवा में आना चाहते हैं, अरे समाज का इसका उसका गरीब उन्मूलन, अब हैजा फैजा सब खत्म करना चाहते हैं, देश को एकदम आगे ले जा। मन में चल रहा, अरे हो ना 1 करोड़ रुपया का दहेज मिलेगा, है ना। तो अब इस बात को कैसे समझे बेचारा इंटरव्यूअर, वो भी तो हमारे आपके जैसा इंसान है। तो उसमें से एक आदमी आपके आंखों को, आपके एक्सप्रेशन को, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है। ठीक है, इसीलिए आपके विचार और आपके एक्सप्रेशन और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों मैच होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे कहला जाइएगा। एक बार आप झूठे हो गए हमारे मन में, तो फिर आप झूठे हैं उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन से भी हम आपके विचार को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जब विचार व्यक्त करता है तो सिर्फ विचार व्यक्त नहीं करता है, वो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता है। इसलिए भी जब हम बात करते हैं तो क्या हम एक ही टोन में बात करते रहते हैं, हम क्या ऊपर नीचे नहीं करते हैं। अगर हम पूरा क्लास इसी तरह से बात करते रहे जैसे अभी हम 10 सेकंड से बात कर रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा था। जब मॉड्यूलेशन नहीं होता है हमारी भाषा में, तो उसके भाव समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मॉड्यूलेशन करें। खड़े हो तुम, हाँ खड़े हो, खड़े हो जाइएगा मैडम। क्या भाव आया? दोनों शब्द एक ही था क्या? खड़े हो जाइए। लेकिन इसमें गुस्सा था और इसमें प्यार था। बैठ जाइए, गुस्सा नहीं थे बाबू, घबराइएगा। बस ये एक एग्जाम्पल था कि आप मॉड्यूलेशन से कैसे अपनी भावनाओं और विचारों को बदल सकते हैं। तो आप अगर अंदर से डरे रहिएगा, आप अगर झूठ बोलिएगा, तो सामने वाला जो इस कान एक्सपर्ट होता है आपके आवाजों से आपके भावनाओं को समझने में, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है, एक अच्छा वक्ता बनाता है। ठीक है, तो कई बार ये हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जब हम बात करें, प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे खासा ध्यान दे। वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आता है, एक होता है पिच, आवाज कई बार मोटा होता है, कई बार महीन होता है, इसको हम लोग पिच कहते हैं। दूसरा वॉल्यूम, हम अगर बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो किसी आदमी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आधा बात तो बुढ़ा सब रहता है वहां पे, 50-60 साल का रहता है, इतने धीरे धीरे बोलिएगा तो बुढ़ाऊ को सुनाई भी नहीं देगा कि आप बोल क्या रहे हो। बार बार बोले हाँ क्या, 2-3 बार के बाद बोलेगा भाग जाओ जी, हो गया खत्म। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग कहते हैं स्पेसिंग, वर्ड की स्पेसिंग। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है ना। बहुत लोग बहुत धीरे धीरे शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द कुछ कुछ देर के बाद आता है। तो ये दोनों डेंजरस सिचुएशन है। आपको वर्ड की स्पेसिंग को, स्पीड को हमेशा वर्ड पर मिनट हम कहते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझने का उसको मौका मिले। ऐसा ना हो कि हम बोल दें और उसको समझ में, इतना जल्दी जल्दी बोल दिया कि उसको समझ में नहीं आया क्या बोल दिया, इतना धीरे धीरे बोलना है कि जब तक उसको समझ में आ रहा है तब तक वो सो गया। तो आइदर वे में आपको वर्ड पर मिनट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या हो गया, पिच हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्ड पर मिनट हो गया। और फिर जो चौथा और बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है भाषा की शुद्धता। जिस भी भाषा में हम बात कर रहे हैं उसका जो उच्चारण होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही रहे। उसमें जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जो वोकैबुलरी होता है, लैंग्वेज में क्या क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन। किसी भी भाषा का 3 पार्ट होता है जिससे वो भाषा अच्छा बनता है या सुनने में अच्छा लगता है। वो क्या है, उसका उच्चारण, उसका वोकैबुलरी, आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा जो आप सेंटेंस बना रहे हैं वो कितना अच्छा है, जो वाक्य बना रहे हैं वो कितना
अच्छा है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में भाषा का ध्यान रखना है, भाषा में उच्चारण का, वोकैबुलरी का और सेंटेंस का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वॉल्यूम का, पिच का, वर्ड पर मिनट यानी मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है। ये दो चीज अगर आप करते हैं, लैंग्वेज और मॉड्यूलेशन, तो आप हमेशा अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप अपने विचारों को बेहतर व्यक्त कर पाते हैं पूरा। अच्छा, सिर्फ इंटरव्यू में ये जरूरी नहीं है, एक अच्छा वक्ता जीवन के हर स्केल में या हर फील्ड में कामयाब होता है। आप देखिएगा, एक टीम, क्रिकेट टीम है, उसमें अच्छा बोलने वाला को ज्यादा फुटेज मिलता है। नेता है, आप अच्छा बोलने वाला नेता ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। आप अगर स्कूल में जाए होंगे, जो टीचर अच्छा बोलते हैं, ठीक है उनका नॉलेज बहुत उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर टीचर होता है। आप ही लोगों में से ग्रुप में जो अच्छा बोलता है, वो ग्रुप में अक्सर पॉपुलर होता है। आपके परिवार में लोग उसके विचार ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जो अच्छा बोलता है। आपके विचार अच्छे भी होंगे तो आपका सलाह कोई ना मानेगा। तो अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, जिसका उच्चारण, जिसकी बोली, जिसका कम्युनिकेशन संवाद अच्छा होता है, वो जीवन के हर फील्ड में आप देखिएगा कामयाब होता है। इसीलिए सिर्फ इंटरव्यू के लिए अच्छा बोलना नहीं सीखना चाहिए, अच्छी संवाद आपको इसलिए भी सीखना चाहिए कि आप जीवन के हर फील्ड में कामयाब हो पाए, है ना। तो जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे इंटरव्यू का होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या होता है, हमारा चेहरा। हमने बोलना तो अच्छा सीख लिया, लेकिन हम चेहरे से लोगों को नहीं प्रभावित कर पाते हैं। जो दो चीजें चेहरे पे हमेशा लोग, जब भी पहली बार आपका चेहरा देखता है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखता है, वो एक तो आपकी आंखें और दूसरा आपका स्माइल, है ना, यानी आपका होंठ। ये दो चीज बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। आंखों का तो ऐसा है कि अगर हम ऐसे कर करके 5 मिनट आपसे बात करने लगे तो आप में 5 लोग सो जाइएगा, है ना। तो आंख जो होता है, ये कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर आप किसी से आंख मिला के बात नहीं कीजिएगा तो वो आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पैनल होता है, 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है, जो सोफा पे ऐसे ऐसे एक सेमी सर्कुलर टाइप में बैठे रहते हैं। तो जब आप बात करें तो सारे इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट आपके एक जो तीसरा पार्ट पे हम आएंगे, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, आंख इतना इंपॉर्टेंट है हमारे संवाद में कि आप पोएम, फिल्मी गाने, मुहावरे अगर देखिएगा तो आंखों पे अनगिनत मुहावरे। टांगों पे कोई मुहावरा होता है क्या? बहुत कम। लेकिन आंख मिलाना, आंख चुराना, गोविंदा तो आंख से गोली भी मारते हैं, है ना, आंखियों से गोली भी मार रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आंख एक ऐसा चीज है जिसको पोएट्स, जिसको कहानीकार, जिसको प्रोवर्ब, कहावत बनाने वाले ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आंख सच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। उसके बाद आपका चेहरा, स्माइल। जो आदमी मनहूस जैसा दिखता है उससे अक्सर लोग दूर रहते हैं, जो खुश मिजाज दिखता है लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उसका सर्किल बड़ा होता है। स्माइल आपका सिर्फ आपको आकर्षक नहीं बनाता है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाता है। आप अगर किसी भी परिस्थिति में स्माइल करते हैं तो लोग को लगता है कि व्यक्ति काम कर लेगा, उस पर भरोसा आपको जल्दी होता है ना। तो चेहरे में स्माइल बहुत जरूरी है और आंखों का आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ओपन, यानी जब आप बैठे खड़े रहें तो अपने पूरे बॉडी में आपके स्ट्रेस होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होने चाहिए, आप बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं, टेढ़ा बैठे हैं। आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके इसमें, लेकिन इतना भी अकड़ नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा मोड़े तो टूट जाए। कहा जाता है फर्म होना चाहिए, है ना, फर्म होना चाहिए, लेकिन इरेक्ट नहीं होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन सीधा होना चाहिए। तो जब आप सीधा बैठते हैं तो इसको हम लोग अटेंशन पोस्चर कहते हैं। कौन सा पोस्चर कहते हैं? अटेंशन पोस्चर। अटेंशन पोस्चर जो होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके कॉन्फिडेंस से। आप लोगों को, कुत्ता कितना लोग को दौड़ाया है अपने जीवन में? कुत्ता दौड़ाया है ना। आप लोग को अगर कोई बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी कभी सलाह दिया होगा तो बोला होगा, कुत्ता दौड़ाए तो दौड़ो मत, उसके मुड़ करके उसके सामने खड़े हो जाओ, कुत्ता रुक जाएगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा
होता है। क्यों ऐसा होता है? इसका भी इवोल्यूशन से रिलेटेड है। यानी इंसान दूसरे जानवर पे तभी हमला करता है जब वो सामने सामने नहीं होता है। अक्सर कहाँ से हमला करता है? पीछे से। क्योंकि जब सामने सामने होता है तो वो भी सतर्क होता है, दूसरा भी सतर्क होता है। तो अटेंशन पोज में अगर हम आपको हमला करेंगे तो दो घूसा खाने का हमारा भी संभावना रहेगा। इसीलिए हम आप पे तब हमला करेंगे जब आप थोड़ा सतर्क न रहें, ताकि हम चार घूंसा मार ले, जब तक आप सतर्क हो गए तब तक हम भाग लें। तो अटेंशन पोज बेसिकली कॉन्फिडेंस को भी प्रदर्शित करता है। इसीलिए मतलब जब आप इरेक्ट रहते हैं, खड़े रहते हैं अटेंशन पोज में, तो सामने वाले को डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, जो कि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता है। तो जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है कॉन्फिडेंस। हम जो इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं तो वो जो देख रहा होता है ओवरऑल आपके नॉलेज और आपके कम्युनिकेशन से कि आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति है या नहीं है। कॉन्फिडेंट क्यों देखना है? जैसा हमने कहा कि आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण नौकरियां करनी होंगी, जिसमें आपके निर्णय तय कर सकता है कि उस जिला का क्या होगा, उस अनुमंडल का क्या होगा, या देश का क्या होगा, या शिक्षा का क्या होगा, है ना। क्योंकि जो लोग निर्णय ले रहे हैं वहां बैठ के, उन्हीं के वजह से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इसीलिए आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। और निर्णय वाले स्थिति जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे खराब स्थिति होती है, क्योंकि फिर कोई चीज आगे बढ़ता नहीं है। निर्णय लेना जरूरी है, सही और गलत वो बाद की बात। हाँ, निर्णय लेने की आपकी क्षमता क्या होगी वो आपके नॉलेज, आपके एजुकेशन, इससे तय होगा कि आप अच्छा निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जल्दी प्रेशर में लोगों के आ जाएंगे, आपको प्रेशर में नहीं आना है ना। और आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप नई चीज सीखने की आपकी क्षमता नहीं रहेगी। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो तीन तैयारी करते हैं। पहला, कंटेंट, यानी पढ़ के जाते हैं अपने बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, अपने इर्द गिर्द जनरल अवेयरनेस, इन चीजों के बारे में। दूसरा, हम संवाद, उसको बोलना सीखते हैं, जो हम जानते हैं उस विचार को व्यक्त कर पाए। और तीसरा, हमारे आव भाव, हमारे भाषा, हमारी आई कांटेक्ट, ये सब क्या करता है? हमको कॉन्फिडेंट बनाता है। हम विषम परिस्थितियों में स्माइल करते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं। हम अगर अटेंशन में बैठे होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं। आई कांटेक्ट में बात करते हैं तो कॉन्फिडेंट लगते हैं। जब हम अच्छी ऊंची बुलंद आवाज में बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो आपका कंटेंट और कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलाकर करके आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। और यही तीनों चीज मिलकर करके आपको किसी भी इंटरव्यू में कामयाब बनाता है। ठीक है। और मैं फिर से कह दे रहा हूं कि ये कोई 1 महीने 15 दिन की तैयारी नहीं होती है। इन चीजों को तैयार करने में जो कौशल होता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, वो कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है। ये लगातार तैयारी करने की चीज होती है। तो आप मेंस का इंतजार मत करें, क्योंकि ये चीजें आपके दूसरे वॉक ऑफ लाइफ में भी काम आएगा, यानी आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी काम आएगा। इसीलिए इसकी तैयारियां आप लोगों को लगातार करते रहना चाहिए। और इसके लिए कोई कोचिंग जाए ऐसा जरूरी नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना कर करके एक दूसरे को इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन आपस में कर सकते हैं। आप कुछ टॉपिक पे तैयार करके अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये भी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई कोचिंग जाए, कहीं जाए। अगर ऐसा आवश्यकता लगे, फास्ट ट्रैक करना है, तब आप कहीं जाएं। लेकिन इस चीजों की तैयारी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, इन चीजों की तैयारी आप लगातार कर सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम ताजदार अमान है ना। मैं, हम लोग किसके संस्था से हैं? अमूबा। अमूबा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों का एक संगठन है। ये अमूबा बिहार चैप्टर है, जहां बिहार के जो लोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़े थे कभी किसी भी कोर्सेज में, तो ये हमारी एक संगठन है जो इस समाज और सामाजिक कार्यों को करता रहता है। यहाँ आने के लिए, सुनने के लिए, धीरज से बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कामयाबी की कामना करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ठीक है।
किसी को कुछ पूछना है मेरे टॉपिक से या डॉक्टर अमजद साहब के टॉपिक से? कुछ भी? Anything?